हमेशा ताने सहने वाली सीधी सादी कल्याणी ने जब अपनी समझदारी और चालाकी से घर की कमान संभाली तो बरसों से राज कर रही घमंडी जेठानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। खुश रहने के लिए एक औरत का चालाक होना क्यों जरूरी है? हमारे समाज में अक्सर यह सिखाया जाता है कि एक अच्छी औरत वही है जो चुपचाप सब कुछ सह ले, जो कभी पलटकर जवाब न दे और अपने अधिकारों के लिए कभी आवाज न उठाए। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। सत्य तो यह है कि कलयुग के इस दौर में जहां स्वार्थ और छल हर घर की दहलीज पर खड्डे हैं, वहां अत्यधिक सीधापन आपके जीवन को नर्क बना सकता है। अगर एक औरत को अपना घर बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य संवारना है और अपना मानसिक सुकून कायम रखना है, तो उसे एक चालाक और कूटनीतिज महिला बनना ही पड़ सकता है। चालाकी का अर्थ यहाँ किसी का बुरा करना नहीं है, बल्कि अपनी भलाई के लिए बुने गए जालों को काटना है। आज की कहानी इसी बदलाव और समझदारी की एक ऐसी जीवंत मिसाल है जो हर उस महिला के लिए एक बहुत बड़ा पाठ है जो अपने ही घर में घुट घुट कर जी रही है। चंदनपुर नामक एक बड़े और समृद्ध कस्बे में एक बहुत ही संपन्न संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार के दो बेटे थे, बढ़े रामेश्वर और छोटे विक्रम। रामेश्वर की पत्नी का नाम लता था और विक्रम की पत्नी का नाम कल्याणी। कल्याणी एक बहुत ही शांत, संस्कारी और सरल स्वभाव की महिला थी। उसे लगता था कि प्रेम और सेवा से किसी का भी हृदय जीता जा सकता है। वह सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का चौका बासन करती, सबके कपड़े धोती और रात को सबके सो जाने के बाद ही विश्राम करती। वहीं दूसरी ओर उसकी जेठानी लता एक अत्यंत चतुर, कामचोर और घमंडी महिला थी। लता को घर पर हुकूमत करने का शौक था। वह सारा दिन सज संवर कर बैठती और घर का पूरा बोझ कल्याणी के कमजोर कंधों पर डाल देती। बात सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। लता इतनी कुटिल थी कि वह विक्रम के मन में कल्याणी के खिलाफ रोज नया जहर घोलती रहती थी। विक्रम एक सीधा इंसान था जो अपनी बद्दी भाभी को मां के समान मानता था और उनके हर शब्द को पत्थर की लकीर समझता था। घर का सारा आर्थिक नियंत्रण भी लता और रामेश्वर के हाथों में था। विक्रम अपना सारा वेतन लाकर अपनी भाभी लता के हाथों में रख देता था। जब कल्याणी को अपनी छोटी बेटी की पढ़ाई के खर्च या किसी घरेलू जरूरत के लिए पैसे चाहिए होते, तो उसे लता के सामने भिखारी की तरह हाथ फैलाने पड़ देते थे और लता उसे 10 ताने मारकर ही पैसे देती थी। एक दिन की बात है, कल्याणी की बेटी बीमार पड़े डेच गई और उसे एक अच्छे चिकित्सक के पास ले जाना था। कल्याणी ने विक्रम से कहा, सुनिए, बेटी को तेज ज्वर है, मुझे उसे चिकित्सालय ले जाना है, कुछ रुपए दे दीजिए। विक्रम ने बेरुखी से उत्तर दिया, मेरे पास पैसे नहीं है कल्याणी, मैंने अपना सारा वेतन भाभी को दे दिया है, तुम उन्हीं से मांग लो। और वैसे भी बच्चों को हल्का फुल्का ज्वर तो होता ही रहता है, इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? कल्याणी रोती हुई लता के पास गई। लता उस समय अपने लिए महंगे आभूषणों की सूची बना रही थी। कल्याणी ने हाथ जोड़ कर कहा, जेठानी जी, बेटी बहुत बीमार है, मुझे थोड़े रुपयों की आवश्यकता है। लता ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे कल्याणी, तुम तो हर दूसरे दिन पैसों की मांग लेकर आ जाती हो, पेडीछे पर रुपये नहीं लगते। अभी मेरे मायके में एक विवाह है, मुझे वहां के लिए बहुत सारे उपहार खरीदने हैं। तुम घर के पुराने कारहे से ही काम चला लो। कल्याणी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घर में उसका पति दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहा था, उसी घर में उसकी बीमार बेटी के लिए पैसे नहीं थे। उस रात कल्याणी अपनी सोती हुई बेटी के पास बैठकर बहुत रोई। उसे अपने सीधेपन पर ग्लानि हो रही थी। उसी सप्ताह घर में विक्रम और रामेश्वर की वयोवृद्ध बुआ जी शारदा देवी का आगमन हुआ। शारदा बुआ एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभवी महिला थीं। जीवन के कई वसंत और पतझड़ उन्होंने देखे थे। उन्होंने मात्र 2 दिनों में ही घर का पूरा माहौल भांप लिया। उन्होंने देखा कि कैसे कल्याणी एक दासी की तरह खट रही है और लता महारानी बनकर पूरे घर पर राज कर रही है। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, शारदा बुआ ने कल्याणी को अपने पास बुलाया। कल्याणी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। शारदा बुआ ने कल्याणी के आंसू पोंछे और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, कल्याणी बेटी, जो औरत हर समय रोती है और अपने भाग्य को कोसती है, यह दुनिया उसे और भी ज्यादा रुलाती है।
तुम्हारा यह अत्यधिक सीधापन और बिना विरोध किए सब कुछ सह लेना कोई गुण नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। यदि तुम्हें इस घर में खुश रहना है और अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित करना है, तो तुम्हें एक चालाक और समझदार औरत बनना ही होगा। कल्याणी ने आश्चर्य से पूछा, चालाक? पर बुआ जी, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं छल कपट कैसे कर सकती हूँ? शारदा बुआ ने मुस्कुराते हुए समझाया। बुरा करने को चालाकी नहीं कहते बेटी, बुराई से खुद को बचाने की कला को चालाकी कहते हैं। तुम्हें किसी से लड़ेहन्ना नहीं है, जगद्धा नहीं करना है, बल्कि अपनी बुद्धि से ऐसे दांव चलने हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आज से तुम मेरे बताए हुए 10 गुप्त नियमों का पालन करोगी, फिर देखना कैसे इस घर की बाजी पलटती है। कल्याणी ने अपने आंसू पोंछ लिए और बुआ जी की बातों को अपने हृदय में उतार लिया। उस दिन के बाद से कल्याणी का एक नया और शक्तिशाली रूप सामने आने लगा। उसने वे सारे नियम अपने जीवन में लागू करने शुरू कर दिए। पहला नियम था मौन और मुस्कान का हथियार। पहले जब लता उसे ताने मारती थी तो कल्याणी या तो रोने लगती थी या सफाई देने का प्रयास करती थी, लेकिन अब कल्याणी ने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। लता जब भी कुछ चुभने वाली बात कहती, कल्याणी बस उसकी आंखों में देखकर एक हल्की सी मुस्कान देती और वहां से चली जाती। कल्याणी की इस रहस्यमयी शांति ने लता को अंदर से बेचैन करना शुरू कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल्याणी पर उसके तानों का असर क्यों नहीं हो रहा है। दूसरा नियम था सीधी शिकायत न करना, बल्कि यथार्थ दिखाना। कल्याणी जानती थी कि अगर वह विक्रम से लता की शिकायत करेगी तो विक्रम कभी यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसने कूटनीति अपनाई। एक दिन घर में कुछ बहुत ही खास मेहमान आने वाले थे। लता ने सारा काम हमेशा की तरह कल्याणी पर डाल दिया। कल्याणी ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन जब मेहमान भोजन करने बैठे तो कल्याणी ने मेहमानों के सामने ही बहुत ही मीठे स्वर में कहा, आज तो आप सबको हमारी जेठानी जी के हाथों का बना शाही पनीर ही खाना पड़ेगा। पूरे चंदनपुर में उनके हाथों के स्वाद की चर्चा है। मैंने तो उन्हें बहुत रोका कि आप विश्राम कर लें, लेकिन वे मानी ही नहीं। जेठानी जी, अब आप ही रसोई संभालिए, मैं जरा मेहमानों का सत्कार कर लूं। लता के लिए यह एक बहुत बड़ा जाल था। मेहमानों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर उसका अहंकार फूल गया, लेकिन अब उसे मजबूरी में तपती हुई रसोई में जाकर खुद खाना बनाना पड़ा। गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया और कल्याणी बाहर आराम से बैठकर मेहमानों से बातें करती रही। विक्रम यह सब देख रहा था और उसे लगा कि कल्याणी अपनी जेठानी का कितना सम्मान करती है। तीसरा नियम था अपनी कमजोरी को ताकत बनाना। लता अक्सर सिरदर्द या थकान का बहाना बनाकर घर के भारी काम टाल देती थी। कल्याणी ने भी यही कूटनीति अपना ली। दीपावली की सफाई का समय था। लता ने सोचा कि कल्याणी पूरे घर की सफाई करेगी और वह बाजार जाकर खरीदारी करेगी, लेकिन सुबह उठते ही कल्याणी ने अपने माथे पर पट्टी बांध ली और विक्रम के सामने हाँफते हुए बोली, सुनिए, मुझे रात भर से चक्कर आ रहे हैं। शायद मुझे भी जेठानी जी की तरह भयंकर रक्तचाप की बीमारी हो गई है। मैंने तो सोचा था कि आज पूरे घर की सफाई करूंगी, लेकिन मेरा शरीर टूट रहा है। अब ये सारा काम जेठानी जी को अकेले ही करना पड़ेगा। मुझे उनके लिए बहुत पीड़िता हो रही है। विक्रम ने तुरंत कल्याणी को विश्राम करने को कहा। लता को जब यह पता चला तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि विक्रम के सामने कल्याणी की स्थिति एक बीमार की थी। लता को मजबूरन पूरे घर की सफाई करनी पड़ी और उसकी सारी खरीदारी धरी की धरी रह गई। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण नियम था आर्थिक आजादी और दूरदर्शिता। कल्याणी समझ चुकी थी कि जब तक विक्रम की आर्थिक डोर लता के हाथों में है, तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है। कल्याणी ने विक्रम से लालचने के बजाय एक कागज पर घर के खर्चे, अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं का एक पूरा खाका तैयार किया। एक रात जब विक्रम बहुत शांत था, कल्याणी ने वह कागज उसके सामने रख दिया और बहुत ही मासूमियत से कहा, सुनिए, मैं देख रही हूं कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आपका चेहरा उतरा हुआ रहता है। क्या आपके व्यापार में घाटा हो रहा है? हमारी बेटी अब बड्डी हो रही है, उसके भविष्य के लिए हमें कुछ तो एसनाइसाई बचत करना होगा। मैंने सुना है जेठ जी अपने नाम से शहर में एक नई संपत्ति खरीद रहे हैं। क्या उसमें आपका भी कोई हिस्सा है? कल्याणी ने कोई आरोप नहीं लगाया, बस एक बीज बो दिया। विक्रम, जो अब तक अंधा बना हुआ था, उसके दिमाग में हलचल मच गई।
अगले दिन उसने रामेश्वर और लता से अपने वेतन के पैसों का हिसाब मांग लिया। जब हिसाब हुआ तो पता चला कि लता ने विक्रम के पैसों से अपने मायके वालों के लिए बहुत सी संपत्तियां खरीदी हैं और विक्रम के नाम पर कोई बचत नहीं है। विक्रम को पहली बार अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने उसी दिन से अपना वेतन लता को देना बंद कर दिया और अपनी पूरी कमाई लाकर कल्याणी के हाथों में रख दी। लता का सबसे बड़ा हथियार उससे छिन चुका था। पांचवा नियम था खुद को प्राथमिकता देना। कल्याणी ने फटे पुराने कपड़े पहनना छोड़ डाच दिया। उसने घर के ही खर्चे से अपने लिए अच्छी शादियां लीं, अपना रहन सहन सुधारा और अपने सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया। जब एक औरत खुद का सम्मान करती है तो पूरा घर उसका सम्मान करने पर विवश हो जाता है। कल्याणी की इन चालाकियों और समझदारी भरे कदमों ने लता के सारे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। लता को अब समझ में आ गया था कि कल्याणी अब वह कमजोर और रोने वाली औरत नहीं रही जिसे वह अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। कल्याणी ने बिना एक भी अपशब्द कहे, बिना कोई चीख पुकार किए पूरे घर की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। शारदा बुआ जब वापस जाने लगीं तो कल्याणी ने उनके पैर छुए। बुआ जी ने मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, जब तक तुम मोम बनी रही लोग तुम्हें जलाकर पिघलाते रहे, लेकिन अब तुम पत्थर बन गई हो जिसे कोई आसानी से नहीं तराश सकता। एक औरत का सबसे बड़ा आभूषण उसका रूप नहीं बल्कि उसकी कुशाग्र बुद्धि होती है। कल्याणी के चेहरे पर आज एक विजयी और संतुष्ट मुस्कान थी। उसका घर, उसका पति और उसकी बेटी का भविष्य अब पूरी तरह से सुरक्षित था। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी चालाक होना कोई बुराई नहीं है। जब आपके आसपास के लोग स्वार्थी और कुटिल हों तो आपका सीधापन आपके विनाश का कारण बन सकता है। अपने अधिकारों को पहचानना, समय पर सही शब्दों का प्रयोग करना, भावनाओं में बहने के बजाय बुद्धि से निर्णय लेना और अपने आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखना ही एक आधुनिक और मजबूत औरत की पहचान है। जो औरत अपने आंसुओं को अपनी ढाल और अपनी बुद्धि को अपना खंजर बना लेती है, इस संसार की कोई भी ताकत उसे दुखी नहीं कर सकती।